वायरस जो है दे कैन नॉट टाइप दे कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। एक बार में या तो डीएनए या आरएनए कंटेन करेगा वायरस में, जैसा कि अभी मैंने बताया। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एजेंट होंगे, यानी कि जब तक इन्वायरमेंट में है कोई इंफेक्शन नहीं। ट्विलाइट जोन में है ना, बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में है तो लिविंग है, सड़ सकता है, पानी में पनप सकता है, वायरस नहीं पनप सकता। हाँ वो पड़ा है तो पड़ा रहेगा, अगर किसी थ्रू से आपके अंदर आ गया तब पनपेगा, ट्विलाइट जोन। तो दैट्स वाई ए ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंड है और सेल के अंदर आएंगे तब इंफेक्शन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इनके अंदर, वायरस के अंदर जो होते हैं, जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए, लिपिड को मेटाबोलाइज करने के लिए, इन सभी एंजाइम्स की जो है वो कमी होती है, नहीं प्रेजेंट होता है। तो फिर इन कमी होने के कारण ही इनके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी जो है वो नहीं हो पाता है। एक्चुअल में जिस होस्ट में इंफेक्शन क्रिएट करते हैं उन्हीं होस्ट में जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं जो बनते हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करके वायरस जो है वो सर्वाइव करता है। दिस इज द अनदर मेन प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टीज और होता है वायरस की, कि वायरस जो होते हैं नॉर्मली जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते हैं। फंगस भी ऐसे ही होता है, बडिंग के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। बट वायरस का जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, दे मल्टीप्लाई बाय द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो मल्टीप्लाई होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं और बढ़ते हैं, दे डू नॉट मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन। क्लियर हुआ सर इतनी सी बात? आप एक बात इंपॉर्टेंट लिख लेना कि जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, दोज ऑल एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक, दैट्स व्हाई दोज ऑल इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। जितने भी एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, दोज ऑल एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबैक्टीरियल, इसीलिए वो जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे। दोज ऑल एंटीबायोटिक्स, सच नो एनी एंटीबायोटिक्स विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस। कोई भी एंटीबायोटिक जो है सबके सब अनअफेक्टेड होंगे, कोई भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स की नीड होती है और वो एंटीवायरल ड्रग्स जो है फिर इसके अगेंस्ट काम करता है, कोई एंटीबायोटिक जो है आपको काम नहीं करेगा। दिस फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस, होप्स आपको समझ में आया होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां आता है, सुनो जरा ध्यान से, कि सर वायरस के बारे में आपने भी शुरू में जस्ट बताया कि ना तो ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना तो मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना तो ये यूकैरियोटिक, ना तो ये प्रोकैरियोटिक, ना तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स ओनली द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट ओनली। फिर इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों? Why it is so important for the medical? शुरू में ही अभी जस्ट बताया था आपको कि इंसान डरा दो ही चीज से, एक भगवान से और एक वायरस से, अदरवाइज किसी से नहीं। कोरोना सबको पकड़ के घर के अंदर बंद कर दिया, डर हुआ तभी तो इतने लोग मरे, डरा दो ही चीजों से। बिकॉज ऑफ वायरस को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वायरस cause the large number of diseases and infection in the humans. It cause the large number of diseases or infection in humans. ये जो है वायरस जो है बहुत ही लार्ज नंबर वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीज क्रिएट करता है ह्यूमन में, किया है ह्यूमंस में। ये तो वैक्सीनेशन की देन कहो कि हम लोग कुछ प्रिवेंटिव रह गए। यदि मैं बात करूं, थोड़ा शांत रहिए आप लोग, यदि मैं बात करूं माइनर डिजीजेज की, देखो वायरस कहां से स्टार्ट होता है जरा देखना ध्यान से ना। यदि मैं बात करूं माइनर डिजीजेस की, तो माइनर डिजीज भी वायरस क्रिएट करता है, बहुत छोटा मोटा, जैसे कि
कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है? एक माइनर डिजीज है, इन्फेक्शन है, किसी को भी डिजीज क्या, इन्फेक्शन। माइनर एलिमेंट कहो इसको, डिजीज मत कहो, माइनर एलिमेंट। कॉमन कोल्ड हुआ, ऐसे ही बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। टेरिफाइंग डिजीज भी क्रिएट करता है, टेरिफाइंग डिजीज। टेरिफाइंग डिजीज मतलब घातक, बहुत ही लेथल, जैसे डराने वाला, मृत्यु देने वाला, HIV, जैसे कि एड्स डिजीज में, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, है ना भयानक ये सारे डिजीज। नॉर्मल डिजीज भी क्रिएट किया, भयानक डिजीज भी क्रिएट किया। वायरस जो होता है सर, स्पोरेडिक भी है, वायरस इंडेमिक भी है, वायरस एपिडेमिक भी है, और वायरस पैंडेमिक भी है। वायरसेस क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ वायरस कैन काउज द इंफेक्शन लाइक स्पोरेडिक, इंडेमिक, एपिडेमिक एज वेल एज पैंडेमिक। कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है जो वायरस ने इंफेक्शन क्रिएट होने से छोड़ा हो। मैंने क्या क्या बोला? वायरस में काउज स्पोरेडिक इन्फेक्शन, स्पोरेडिक इन्फेक्शन। वायरस में काउज एंडेमिक इन्फेक्शन, वायरस में काउज एपिडेमिक इन्फेक्शन, एंड वायरस में काउज पैंडेमिक इन्फेक्शन। अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वायरस ना तो लिविंग ना नॉन लिविंग, बीच वाला। फिर क्यों पढ़े मेडिकल में? पढ़ने के पीछे रीजन ये है, कॉमन डिजीज क्रिएट कर रहा है, कॉमन कोल्ड, टेरिफाइंग डिजीज क्रिएट कर रहा है, एज वेल एज वायरस जो है वो स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक इन्फेक्शन भी क्रिएट कर रहा है। स्पोरेडिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक इन्फेक्शन का मतलब छिटफुट इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जैसे कि मम्स, जैसे कि मम्स। ये इधर फूल जाता था ना, मिजिल मम्स रूबेला, ऐसा नाम आपने, MMR का वैक्सीन लगता है, MMR, मिजिल मम्स रूबेला का वैक्सीन लगता है बच्चों में, अभी भी आपने देखा होगा। मम्स जो है छिटफुट, कभी किसी इसको हो जाता है, कभी उसको हो जाता है, कभी उस गांव में उसको हो जाता है, छिटफुट इन्फेक्शन। स्पोरेडिक इन्फेक्शन मतलब कहीं कहीं एक आध इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक इन्फेक्शन। वायरस जो है एंडेमिक इन्फेक्शन भी क्रिएट किया। एंडेमिक इन्फेक्शन का मतलब, एंडेमिक इन्फेक्शन का मतलब कि किसी एक खास जगह पे, एक स्थान पे हुआ और समाप्त हो गया, ऐसे इन्फेक्शन भी क्रिएट किया, जैसे कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। एंडेमिक इन्फेक्शन मतलब जैसे कि मैं जिस गांव में रह रहा हूं वहां 10 लोगों को हुआ, खत्म हो गया, 5 लोगों को हुआ, खत्म हो गया, दिस इज द एंडेमिक इन्फेक्शन, जो एंड हो सकता है, समाप्त हो गया। वायरस जो है वो एपिडेमिक इन्फेक्शन भी क्रिएट किया। एपिडेमिक मतलब महामारी जैसा, हुआ तो पूरा के पूरा आधी शहर को हो गया, हुआ तो हुआ पूरा के पूरा गांव को खत्म कर दिया, ऐसे इन्फेक्शन भी क्रिएट किया। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि डेंगू फीवर, ये तो अभी 2-4 साल से दिल्ली समय हुआ है, आधी दिल्ली सफर हो जाता था डेंगू फीवर से। एक बार डेंगू हुआ था दिल्ली में, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद है, 90s के साल होंगे, 30 से 40 हजार लोग डेंगू से मरे थे एक शहर। डेंगू फीवर इज काउज्ड बाय द वायरस, यानी वायरस ऐसा डिजीज भी क्रिएट करता है, दैट इज द एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब महामारी, फैले ही जा रहा है पूरा के पूरा सिटी, पूरा के पूरा गांव में। एंड वायरसेस काउज पैंडेमिक इन्फेक्शन ऑल्सो। पैंडेमिक इन्फेक्शन मतलब सर्वव्यापी,
वर्ल्ड वाइड, इंटायर ऑफ द कंट्री, वायरस कैन कॉज द इन्फेक्शन इंटायर ऑफ कंट्री, इंटायर ऑफ वर्ल्ड, लाइक इन्फ्लुएंजा, लाइक कोरोना इन्फेक्शन, वही इन्फ्लुएंजा का ही वेरिएंट है, हुआ ना अभी, सबने देखा पैंडेमिक। तो वायरस को अब क्यों ना पढ़ना इंपॉर्टेंट हो सर, छोटा से छोटा डिजीज भी क्रिएट कर रहा है, बड़ा से बड़ा डिजीज भी। HIV का जब दौर आया था ना, जब एड्स हो रहा था, लोग ऐसे सहमे हुए थे, कहना नहीं चाहिए मैं टीचर हूं लेकिन कभी कभी फनी चीजें मुझे बोलना पड़ जाता है। उस समय लोग अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से डरते थे, क्योंकि हवा एक ही था कि इट स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट। फिर बाद में जब एजुकेशन इसके बारे में दिया गया, शिक्षा दिया गया, लोगों को बताया गया, तब पता चला। फिर भी प्रिकॉशियस मेटर यूज करना पड़ा इसको प्रिवेंट करने के लिए। इतना भयानक भयानक डिजीज हुआ। प्लेग एक समय में हुआ था, आज से 100 साल पहले, कई लाख लोग मरे थे प्लेग से। तो वायरस जो है एक छोटा से छोटा डिजीज भी क्रिएट कर रहा है, एक बड़ा से बड़ा टेरिफाइंग डिजीज भी क्रिएट कर रहा है। वायरस जो है स्पोरेडिक डिजीज इन्फेक्शन भी क्रिएट कर रहा है, वायरस जो है एंडेमिक इन्फेक्शन भी क्रिएट करता है, वायरस जो पैंडेमिक भी क्रिएट कर रहा है, एपिडेमिक भी क्रिएट कर रहा है, सब प्रकार के इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो क्यों नहीं इसको पढ़ना जरूरी है सर? फिर तो पढ़ना पड़ेगा ना, वरना नहीं अगर पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो पूरी ह्यूमैनिटी को लिए डेंजरस है। तो दैट्स वाई वायरस को पढ़ना जरूरी है। अब आज के इस क्लास में जो है वायरस की इन्हीं सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जैसे आए ना, ये और भी यूज होगा आगे, आपको वायरस के जब पढ़ाऊंगा एक एक वायरस उसमें भी यूज होगा। तो ये सभी चीजें जो है आज हम लोग पहला इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। होप सो इतनी चीजों में आपको वायरस के कुछ तो जानकारी मिल गई होगी, समझ तो आ गया होगा कि सर ये वायरस है क्या, क्या चीज है। ठीक है, अब वायरस की हम लोग जानते हैं मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी में सबसे फर्स्ट वन आता है साइज। साइज के लिए देखिए वायरस बहुत ही कट टू कट है, बिल्कुल क्लियर कट है। एक्चुअल में साइज जो है वायरस, मैंने शुरू में ही बताया था आपको क्लास के शुरू में कि वायरस जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, मैंने बताया। तो वायरस जो होते हैं बहुत ही स्मॉलर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं देन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, इन सबसे छोटे होते हैं वायरस। इवन ऐसा कहें कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस और सबसे लार्जेस्ट वायरस का कभी कभी आपको पूछता है, तो इसको आप याद रखना। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वायरस, सबसे जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो स्मॉल पॉक्स होता है 300 नैनोमीटर का, और सबसे जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो होता है पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर का। अब देखो नैनोमीटर कितना छोटा यूनिट है, बैक्टीरिया माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है नैनोमीटर। तो अगर सबसे बड़ा भी वायरस की बात किया जाए तो 300 नैनोमीटर, वो भी नैनोमीटर में ही रहा, माइक्रोमीटर में नहीं पहुंचा। सोचो कितना स्मॉलेस्ट यूनिट है, कितना स्मॉलेस्ट कितना स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है। अब मत बोलना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि बोलना स्ट्रिक्टली नहीं मना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर में नहीं है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में नहीं है ना। तो ये जो है सबसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है देन द अदर ऑर्गेनिज्म, एंड सबसे लार्जेस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस, एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट जो है पार्वो वायरस, सबसे लार्जेस्ट पॉक्स वायरस एंड सबसे स्मॉलेस्ट पार्वो वायरस। ठीक है सर, पॉक्स में भी स्मॉल पॉक्स आप याद रखते हैं तब तो और भी बेटर है। अब देखिए मैंने बोला था क्या कि वायरस जो होते हैं, डेफिनेशन में बताया कि वायरस आर द स्मॉलेस्ट इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब सेल के अंदर इंफेक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन यदि वायरस जब तक सेल के अंदर नहीं पहुंचा है, वायरस हमेशा सेल के अंदर ही तो नहीं ना है, एनवायरमेंट में भी तो है ना, वहां सेल के अंदर है क्या? नहीं। तो यदि वायरस पार्टिकल एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा, यदि वायरस पार्टिकल सेल के बाहर है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है वो विरियन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? विरियन, वायरस नहीं। द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड द विरियन। जो वायरस पार्टिकल एक्स्ट्रा सेलुलर होगा उसको विरियन कहा जाएगा। अब कभी कंफ्यूज मत होना कि विरियन क्या होता है, क्लियर? वायरस की जो साइज है वो वेरीज करता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अभी जैसे मैंने बताया। तो 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक जो है वो वायरस की साइज होता है। अब पर्टिकुलर सभी वायरस के बताते जाऊंगा, तो कौन सा वायरस कितना नैनोमीटर का है वो सबका साइज उसी लेक्चर में भी बताऊंगा। एक जो है एक आपको कॉमन साइज मैंने बताया।
होप सो इतनी सी मॉर्फोलॉजी में आपको समझ में आया होगा। मॉर्फोलॉजी में नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट थिंग है जो वायरस की, वो है दैट इज द स्ट्रक्चर, कि सर वायरस दिखता कैसा है। इतना तो आपने हमें डरा दिया बता बता करके, कि स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, टेरिफाइंग, है ना, कॉमन, सबके क्रिएट करता है इन्फेक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है, ऐसा ही वायरस का स्ट्रक्चर होता है। अब वायरस जो है कभी चपटा भी हो सकता है, कभी गोल भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, कभी बड़ा, वो डिपेंड करेगा कौन सा वायरस है। कॉमन स्ट्रक्चर में एक बताने जा रहा हूं। इसमें दो पार्ट आप लेकर के चल सकते हो सर। एक वायरस की जो होती है, ये अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनोमिक पार्ट, जिसमें कि इसके जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। और एक पार्ट जो ये बाहर वाली पार्ट दिख रहा है, इन्वेलप वाली पार्ट, इसको बोलते हैं इन्वेलपिक पार्ट। ठीक है, दोनों के बारे में आपको स्ट्रक्चर में जानना है। अंदर से स्टार्ट करते हैं। अंदर में जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जो दिख रहा है, दिस इज इट्स जेनोमिक मटेरियल। ये इसका क्या है सर, जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका क्या है सर, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये आइदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा, एक ही होगा, आइदर या तो वो डीएनए होगा या आइदर वो आरएनए होगा। लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड में भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड में भी प्रेजेंट हो सकता है। क्या सर, सिंगल स्ट्रैंडेड में भी, जिसको एस एस बोलते हैं, ठीक है, या डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रेंथ में भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएस, डबल स्ट्रैंडेड। या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, है ना। तो आपको सबसे अंदर की इसके, एक सेकंड,